नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस वक़्त लगातार वेस्ट एशिया में जो हालात बने हुए हैं, उसमें आम लोगों की, मासूमों की जान जा रही है। लाखों लोग फँसे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में। ईरान, इज़राइल, अमेरिका के बीच में जो तमाम बमबारी और हमले चल रहे हैं, और इस सब के बीच में एक जो प्रेसिंग क्वेश्चन है, वो है दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब इस युद्ध का आखिर क्या असर पड़ रहा है इस वक़्त, और आगे चलकर क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए यहाँ पर क्या चिंताएँ हैं? इन मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, जो जाने-माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं भारत के, और इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी हैं। बहुत सारे अलग इनकी इंस्टीट्यूशंस के साथ रोल्स भी हैं। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अगर मैं पूछ सकूँ आपको कि जहाँ तक भारत की एनर्जी, जो हमारी क्रूड का स इम्पोर्ट्स का सवाल है, इस वक़्त हम कितने डिपेंडेंट हैं आयात पर? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को चूँकि बंद कर दिया गया है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हमारी जो ज़रूरत है, हम रोज़ाना लगभग 57 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम कंज़्यूम करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था, जिसमें घरेलू भी है, औद्योगिक भी है, कमर्शियल भी है। रफली 5.7 मिलियन टू 5.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी डे। और इसका 50 लाख बैरल जो है वो हम आयात करते हैं 41 अलग-अलग देशों से। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तेल की अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था है, और हमारी तो है ही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा तेल अपना नहीं है, तो हमें आयात करना पड़ता है। और जितना भी तेल हम आयात करते हैं वो 41 देशों से पूरा दुनिया में है। आप गोयाना से लेकर के मैक्सिको, अमेरिका, यहाँ तक के आर्कटिक वगैरह से भी हम तेल लेकर के आते हैं। लेकिन हमारा ज्यादातर जो तेल है, लगभग 60% जो पैटर्न रहा है, क्योंकि बीच में रूस से ज्यादा मंगाते थे, थोड़ा कम कर दिया है, तो मोटा मोटा हम 60% तेल जो है वो हम जीसीसी कंट्री से मंगाते हैं, जो गल्फ का इलाका है वहां से मंगाते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, आबू धाबी है। और पहले हम ईरान से भी मंगाते हैं, आजकल नहीं मंगाते हैं, लेकिन ज्यादातर उस इलाके से मंगाते हैं। और उसमें भी अगर आप नक्शे को बहुत ध्यान से देखते हैं, जो उसमें हम ऐसे इलाके से मंगाते हैं जिसमें कि जो एक चोक पॉइंट है, जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। अगर नक्शे को देखें तो जो भी तेल हमारा सऊदी अरब से आता है, इराक से आता है, कुवैत से आता है, कुछ हद तक आबू धाबी से आता है, और भारी मात्रा में हम गैस कतार से लेते हैं, लगभग 60%, वो भी उसी से रास्ते से निकल के आती है। तो वो पर्शियन गल्फ या अरब गल्फ, उसके दो अलग अलग नाम हैंगे। और उसमें जो एक पॉइंट होता है, ऐसा होता है कि जब जहाज आना आवागमन जो होता है, जिससे जिसको बाधा कोई अगर चाहे तो ईरान पहुंचा सकता है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी चौड़ाई मोटा मोटा लगभग जो है 30 किलोमीटर है। सारा जो तेल हमारा कच्चा, 60% तेल लगभग और 60% प्राकृतिक गैस जो एलएनजी की शक्ल में आती है, वो वहां से होकर गुजरती है। अब वहां पे जो है इस समय युद्ध चल रहा है। अब जो अमेरिका, इजराइल एक तरफ है, और दूसरा ईरान ने चूंकि अपने पड़ोसी देशों पे हमला कर दिया, वो सारे देश जो गैस और तेल के हिसाब से बड़े अहमियत रखते हैं, उन पे उसने हमला बोल रखा। तो पूरा इलाका जो है वो वॉर जोन बन गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आज तक इतिहास में कभी बंद नहीं हुई है, और अभी भी वो खुली हुई है, बंद नहीं है। ये खबरें गलत है। उसको ना तो ईरान ने अभी इसको माइन करा है, मतलब बंद करने का एक ही तरीका है कि वहां पे आप बारूद बिछा दो, और तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, या वहां पे जहाज लगा दो। इसमें थोड़ी-सी अगर मैं आपसे क्लैरिफ़िकेशन चाहूँ, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, आईआरजीसी, उन लोगों ने बाकायदा घोषणा की है कि इसको बंद कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये टेक्निकली इसे बंद नहीं किया जा सकता? क्या टैंकर रीराउट हो रहे हैं इस वक़्त? कितना फ़ीसदी ट्रैफ़िक अभी गिर गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से? ये बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। अभी देखिए, उसको बंद करने के लिए क्षमता ईरान के पास है या नहीं है, इस पर बहुत शक है। और अगर वो बंद करने के प्रयास करेगा, वहां बारूदी सुरंगें बिछाएगा, तो उसको वो अमेरिका क्या उनको करने देगा? और उससे भी बड़ी बात है, सऊदी अरब जो एक अपने इलाके में अच्छी फौजी ताकत है, और उनका तो ज्यादातर तेल उसी जगह से जाता है, क्या वो उनको करने देगा, या कुवैत करने देगा? तो अभी तक वो बंद नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, उससे जो टैंकर जाया करते थे, अधिकांश टैंकर उधर से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो रिपब्लिकन उनके जो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, उन्होंने ये रेडियो मैसेज रेवोल्यूशनरी। भेज दिया। रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनको रेडियो मैसेज भेजा है। रेडियो मैसेज भेज के ये उनको सबको कहा है, टैंकर्स को, अगर यहाँ से आप निकले तो हम आपको उड़ा देंगे। तो लिहाजा चूंकि टैंकर है, उनमें तो तेल लदा हुआ है, वो सब जो है उन्होंने जो है प्रिकॉशनरी वो लिया है, और वो रुक गए।
कुछ टैंकर जो है ओमान की तरफ से, अगर उसका आधा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर दावा जो है ओमान का है, वहां से कुछ टैंकर निकल रहे हैं, बहुत कम। अगर मान लिया जो है पहले 1 घंटे में अगर 10 निकलते तो आज 1 निकल पा रहा है। और वो टैंकर जो खाली है, जो दूसरी तरफ है, जिनको जाना है, सऊदी अरब जाना है, कुवैत जाना है, वहां से तेल भरवाना है, भर के निकल, वो भी वहीं रुके हुए हैं। तो अभी तक जो है कोई मतलब कहीं बल का प्रयोग नहीं हुआ, ईरान ने भी नहीं किया है। तो अभी, और दूसरा, ईरान के विदेश मंत्री ने परसों भी वक्तव्य भी दिया। उन्होंने वक्तव्य देके ये कहा कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करें, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो सबसे अहम देश है जिससे वो व्यापार करते हैं वो चीन है। चीन का तमाम कार्गो, कंटेनर शिप और तेल जो ईरान बेचता है वो सब वहीं से होकर के जाता है। अगर उसको वो माइन कर देते हैं, वहां बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं, तो इसका मतलब वो कि चीन के साथ व्यापार भी ठप हो जाएगा, तो फिर तो उनकी अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी और चाइना नाराज हो जाएगा अलग। तो इसलिए ये अभी जो है उनकी धमकी है। लेकिन आगे क्या वो करेंगे, क्या वो बंद करने की कोशिश करेंगे? जो वहां पे जो उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनका एक यूनिट है जो पर्शियन गल्फ में ऑपरेट करता है, और वहां पे वो तैनात है। उनके हर आधे किलोमीटर पर उनका दस्ता तैनात हो गया है, और वो जो है बार बार रेडियो मैसेज भेज रहा है कि यहां से नहीं निकलेंगे। हालांकि विदेश मंत्री उनको कुछ और कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका हमारा कोई प्लान नहीं है। तो लगता है कि हुँ। दोनों में इस बात को लेकर के अलग अलग विचार हैं, जिसको लेकर के कोई टैंकर रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्थिति जो है वो वहां पे बड़ी नाजुक है, और अगर ईरान ऐसी कोशिश करता है कि वह बारूदी सुरंगें बिछाता है, तो अमेरिकी जहाज, इजरायली जहाज, सऊदी अरब भी उसमें कूद जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कूद सकता है। वो उनको करने नहीं देंगे, और ओमान भी कूदेगा, तो करने नहीं देंगे। मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इतिहास में पहली बार वो एक बिल्कुल वॉर का इलाका बन जाएगा, जंगी इलाका बन जाएगा, जो दुनिया का जो ट्रेड है उसके हित में नहीं, क्योंकि 20% दुनिया का, 20% दुनिया भर हुँ, का जो तेल है वो उसी रास्ते से जाता है। और जो हुँ, प्राकृतिक गैस भी, लगभग 26% प्राकृतिक गैस, वो भी उसी रास्ते से पूरी दुनिया की जाती है। तो पूरी दुनिया के लिए वो जो चोक पॉइंट है, पूरी अर्थव्यवस्था को वो बिल्कुल हिला सकता है, अगर वास्तव में वहां पे या तो ईरान उसको बंद कर दे, या वो वॉर जोन बन जाए, या वहां पे बारूदी हुँ। सुरंग बिछाने की कोशिश की जाए। सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है क्योंकि एक तरफ जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, आपने जैसा कहा कि विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि क्या आईआरजीसी की कुछ कमांड्स अपने आप में फंक्शन कर रही हैं बगैर अनुशासन के, एक वो भी चिंता बनी हुई है। दूसरी ओर आप रेड सी पर भी अगर देखें, हुतीज़ और रिबेल्स की जो है वार्निंग्स आ रही हैं कि हम अटैक करेंगे। तो जो शिपिंग कॉस्ट्स वगैरह हैं ऐसे सिचुएशन में, अगर वो तकनीकी रूप से इसको बंद भी ना करें, बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो इन रूट्स पे नहीं जाना चाहेंगी क्योंकि शायद इस वक्त शिपिंग इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो भी तो बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि पास द स्काई लेवल्स होंगी इस वक्त। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। देखिए, तेल की कीमत आपने देखा, अगर डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से चलें, तो जो तेल, जिसको ब्रेंट बेंचमार्क होता है, जो भारत में जिसका प्रयोग करते हैं, तेल की कीमत $60 से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई से, बाजार तो उसी से चलता है, अर्थशास्त्र तो वही है। लेकिन तेल की कीमत तो 80 पार कर चुकी है, तो पहले ही $20 से ज्यादा चोट दुनिया। तो अगर आप देखिए, पहले ही जो तेल की कीमत है, जो डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल से चले हैं, जो अर्थशास्त्र होता है, उसके अनुसार तो तेल की कीमत $60 से ऊपर होनी नहीं चाहिए प्रति बैरल। लेकिन तेल तो 80 को पार कर चुका है। तो जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था है, कोरिया है, जापान है, चाइना है, या वो सारी अर्थव्यवस्थाएं जो आयात करती हैं, वो तो मुश्किल में आ चुकी हैं, और उनके लिए परेशानी पैदा हो रही है। जो प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो भारी मात्रा में आयात होता है, उसकी कीमतें तो 45% ऊपर जा चुकी हैं, 45%। और जो इसके अलावा ये है कि तमाम जो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर पश्चिम की है, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां, जो जहाज जब आप कार्गो लेके चलते हैं तो उसका बीमा कराना पड़ता है, वो बीमा जो कराना पड़ता है उसकी कॉस्ट में भी उछाल आ गया है, काफी ज्यादा हो गया है। और उसके अलावा यह है जो टैंकर की जो चार्टर कॉस्ट होती है, वो भी काफी उसके अंदर उछाल आ चुका है, क्योंकि आप खाली तेल तो खरीद तो लिया, लाने के लिए आपको समुद्री जहाज चाहिए, टैंकर चाहिए, उसकी अलग एक कीमत होती है, अर्थशास्त्र होता है, फिर आपको इंश्योरेंस उसका कराना पड़ता है, उसका अलग अर्थशास्त्र होता है। तो ये सारे जो अर्थशास्त्र हैं वो आज की तारीख में थोड़ा परेशानी में आ चुके हैं इस युद्ध के कारण, और उससे जो ऊर्जा की कीमत है, कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि उसमें हलचल मची हुई है। सर, इसमें हमने ये भी देखा खबर आई क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से हमले किए इस दफ़ा तो वो इज़राइल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं उसके अलावा लग्ज़री होटल्स, एयरपोर्ट्स पर भी जो हैं ड्रोन्स गिरे हैं, अटैक्स हुए हैं मिसाइल्स वग़ैरह से।
कतर एनर्जी ने जो है अपनी जो एलएनजी प्लांट है, क्योंकि मिलिट्री अटैक हुए थे रास लफान कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने बयान जारी करके कहा कि हमने अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन जो है बंद कर दिया है और उसका तुरंत प्रभाव देखने को मिला। यूरोपियन ऑयल प्राइसेस भी जो है सर्ज कर गई। तो उसका हम पर कितना असर पड़ रहा है? ये लोग कब तक अपनी प्रोडक्शन वापस से शुरू कर पाएंगे? भारत के लिए इस वक्त तुरंत जो है चुनौतियां क्या हैं सर? नहीं देखिए, जहाँ तक एलएनजी या कीमतों की बात है, जो ऑयल होता है वो पूरे वर्ल्ड में का बेंचमार्क एक ही होता है। कहीं भी कीमत बढ़े पूरी दुनिया में बढ़ती है। जो नेचुरल गैस होती है, एलएनजी जिसको हम बोलते हैं, या पाइप से जो आती है, पाइप गैस होती है, उसका जो है रीजन के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा अर्थशास्त्र अलग होता है, कीमतें अलग होती हैं। अब चूँकि कतार बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एलएनजी का एक्सपोर्टर अमेरिका है और कतार बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब चूँकि वो अपना गैस वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो लिहाजा जो है वो उसकी कीमत बढ़ चुकी है। कई जगह तो 45% की उसमें बढ़ोतरी आ गई है और हम अपनी ज़रूरत का जो है, जितना अपनी ज़रूरत का लगभग 6% जो है हम आज की तारीख में हम आयात कर रहे हैं, गैस का भी। घरों में जो गैस आती है वगैरह-वगैरह, वो काफ़ी हद तक हम उसको जो है 56% उसमें उसका आयात करते हैं। अपने देश में भी उत्पादन करते हैं, लेकिन आयात भी हम भारी मात्रा में करते हैं। तो ऐसे हालत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी चुनौती आ गई है और दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी चुनौती अभी तक ये डिसरप्शन नहीं है कि तेल उपलब्ध नहीं है। तेल उपलब्ध है, गैस उपलब्ध नहीं है, अभी ये वहां हम नहीं पहुंचे हैं। गैस उपलब्ध है, एलपीजी उपलब्ध है, तो सप्लाई साइड से अभी बड़ी चिंता नहीं है, डिसरप्शन नहीं कितने हुआ दिनों तक हम चिंतित नहीं होंगे सर? क्योंकि ट्रम्प तो कह रहे हैं हफ्तों तक चलेगी, जो हम लोग को भी लग रहा है कि ये 10-12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इट विल गेट एक्सटेंडेड। देखिए, पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। मुझे मेरा जो अपना, मैं मिडिल ईस्ट से काफी जाता आता रहता हूं, लगभग जितने बड़े प्लेयर हैं मेरा खुद उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। उनकी जो सोच है वो मैं काफी, मुझे उसकी अच्छी समझ है, ठीक ठाक समझ है। मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जो है, जो जियो पॉलिटिकल मैथ किया है अमेरिका ने या ट्रम्प साहब ने, अब वो जियोपॉलिटिकल मैथ के हिसाब से ये है कि तेल की कीमत जो है, उनको ये है कि अगर चली भी जाती है 80, 85, 90 या गैस की बढ़ती भी है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उनका अपना जियोपॉलिटिकल मैथ है कि युद्ध को 12-14 दिन से ज़्यादा नहीं चलने देना। उनका जो मकसद है वो ये है कि उसको 12 दिन के अंदर हासिल कर लेना है। तो और अगर वो 12 दिन में नहीं कर पाते तो फिर 12 महीने में भी नहीं होगा, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। तो मुझे मुझे नहीं लगता, मैं इस एनालिसिस से सहमत नहीं हूँ कि 4 हफ्ते चलेगा। ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, ये ईरान को दिखाने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है, या इज़राइल हो सकता है करे, लेकिन अमेरिका जो है ये अफ़ोर्ड करे कि तेल की कीमत $100 पहुँच जाए। अगर तेल की कीमत $100 पहुँच जाती है, अगर जंग चलती रहती है 20 दिन, तो तेल की कीमत तो $100 हो जाएगी। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता तेल का कौन है? अमेरिका है। दुनिया में कौन-सा उपभोक्ता है जिसको सस्ता तेल चाहिए? वो अमेरिका है। दुनिया का कौन-सा उपभोक्ता ऐसा है जो कि जिसको अगर तेल महँगा हो जाए तो उस पार्टी को वोट नहीं देता? वो अमेरिका में होता है। तो अगर ट्रम्प साहब इस युद्ध को ज़्यादा चलने देते हैं और तेल की कीमतें जो है वो महँगी हो जाती हैं, या और गैस की कीमतें भी महँगी हो जाती हैं, तो फिर तो ट्रम्प साहब, चुनाव आने वाला है, वहाँ इलेक्शन है, हार जाएगी उनकी पार्टी। और ये उन्होंने जियोपॉलिटिकल मैथ जो किया है, उसमें ऑयल का मैथ भी साथ में करा गया है कि अगर ये हुँ। युद्ध चलता है 9 से लेकर के 12-13 दिन, तो अमेरिकन इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी दिक्कत में आएगी लेकिन अफोर्ड कर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर ये जो है 15 दिन, 16 दिन, 18 दिन चलता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, कंपनी एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा अपना मानना है, उनका जो मकसद था कि ईरान जो है, वहाँ पे जो उनका रिजीम चेंज का मतलब ये है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है, उसको तहस-नहस कर दो। वहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तहस-नहस कर दो। वहाँ का जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का है, ज़रूरत हो तो जो गैस का है, उस पे हमले करो। देखिए 500 छोटे-छोटे कस्बे मिला के 500 में से 370 पे उन्होंने हमले करे हैं। वो फौजी हुँ। ठिकाने नहीं। अब कुल मिला के ये है कि पूरी ईरान की जो ज़मीन पे ईरान की अर्थव्यवस्था को जो है वो अस्त-व्यस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। उसके बाद उसको ट्रिगर वो एक होगा, ट्रिगर से जो है वो चेन ऑफ इवेंट्स आएँगे और उससे आने वाले समय में 6 महीने, 8 महीने जो भी होता है, वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। ये हुँ। जियोपॉलिटिकल मैथ को लेके चला है। अब वो, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं तो इससे भी सहमत नहीं हूँ कि किसी भी देश में जाकर के आप किसी को राष्ट्रपति या वहाँ के सुप्रीम लीडर को हुँ। मार दें। ये इस तरह का इंटरनेशनल ऑर्डर है। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता ये युद्ध लंबा चलेगा। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि 9 से 12 दिन के अंदर वहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस तरीके का मतलब छोटा-मोटा छुट-पुट चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर ही होगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ट्रैफिक है, हो सकता है उससे भी पहले खुल जाए। लेकिन अगर अगर ईरान जो है वो रिटेलिएट करता है पूरे फ़ोर्स के साथ, प्रश्न ये उठता है
क्या ईरान में क्षमता इतनी है? मुझे शक है कि आपको लगता है ईरान अभी पूरा फ़ोर्स रिटेलिएशन नहीं देखने को मिला है? मुझे नहीं, अभी तो पूरा नहीं किया, उनको पता है अगर वो पूरा जो रिटेलिएशन है वो यही हो सकता है कि वो किसी पड़ोस के देश में चले जाएँ, वहाँ आर्मी को हुँ, भेज दें। उदाहरणार्थ कुवैत में अपनी आर्मी भेजें, तब फिर युद्ध एस्केलेट हो गया। तब फिर जो ऐसा ठीक है। एस्केलेट होगा उसकी जो उसका उसको फिर सँभालना मुश्किल हो जाएगा और वो ऐसा युद्ध हो जाएगा जिसमें क्षेत्र के अलग देश भी कूद पड़ेंगे और जो तेल की कीमत, गैस की कीमत, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए सऊदी अरब तैयार चाहेगा ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि यूएई चाहेगा ऐसा हो, मुझे नहीं लगता अमेरिका चाहेगा या यूरोपियन यूनियन चाहेगा या चीन या रशिया चाहेंगे। मुझे इसलिए हुँ, इसलिए इस बात की कि ईरान जाके कुवैत में घुस जाएगा, हमला कर देगा, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। जो बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास हैं, उन्होंने ईरान पे हमला करने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहाँ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो जेराल्ड फोर्ड खड़ा हुआ है, वो गार्ड प्रोटेक्ट कर रहा है इज़राइल को। ईरान पूरी हुँ। कोशिश कर रहा है लेकिन उसको भेद नहीं पा रहा, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जो सिविलियन टारगेट है यूएई वगैरह में उन पे हमले हो रहे हैं। तो मेरे अपने हिसाब से ईरान का सबसे बड़ी जो सामरिक गलती की है, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, ब्लंडर उन्होंने किया है कि आस-पास के मुस्लिम कंट्रीज़ पे हमला करा है। ये उनको नहीं करना चाहिए था। सर लास्ट 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी ब्रीफली। एक, जो आपने बात कही कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ऑयल प्राइसेज़ बियॉन्ड अ पॉइंट एस्केलेट हो, लेकिन हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ पर अमेरिका अपनी गैस बेचने के लिए तमाम देशों पर दबाव बना रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। हम उनसे खरीद भी रहे हैं ज़्यादा। वेनेजुएला की ऑयल को ट्रंप बेचना चाह रहे हैं, जिस वेनेजुएला की ऑयल को उन्होंने पहला रोक दिया था। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको लग रहा है कि क्योंकि खाड़ी में युद्ध तो पहले भी हुए हैं, इस दफ़ा जो हो रहा है, खाड़ी की जो एनर्जी सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, उसमें बदलाव नज़र आ रहा है जिसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या अमेरिका को हासिल होगा? नहीं देखिए, अब इसको देखने के 2 नज़रिए हैं। पहली बात तो ये है कि जो सुन्नी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो सब अपने हिसाब से उनका चल रहा है। जो शिया में जो बड़ा पोटेंशियल है वो ईरान का है। ईरान में भारी दुनिया के सबसे बड़े गैस के दूसरे सबसे बड़े भंडार ईरान में हैं। भारी तेल के भी भंडार हैं, लेकिन सैंक्शंस लगी हुई हैं, है ना? वो मार्केट में तो नहीं आ रहा, मार्केट में तो मात्र 40 लाख बैरल तेल आ रहा है ईरान का और उसमें ज़्यादातर चाइना को जाता है और वो खुद कंज़्यूम करते हैं। अगर सैंक्शंस हट जाती हैं, ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है, ईरान पूरी दुनिया को जोड़ लेता है, निवेश आकर्षित करता है। पश्चिम, भारत, चाइना, अमेरिका सब वहाँ पे भारी मात्रा में निवेश करते हैं और वो रीबिल्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो दुनिया के लिए अच्छी खबर है ना? वो तो तेल सस्ता भी होगा। अगर ईरान का 40 लाख बैरल तेल और बाजार में आ जाता है, तो सप्लाई साइड स्ट्रांग हो जाएगी, डिमांड उतनी है नहीं, तो तेल की कीमतें नीचे आ जाएँगी। तो वो एक दूसरा अर्थशास्त्र होगा। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हो सकता है उनका यही यही सारा देखिए एक चीज़ हमको भूलना चाहिए, जो पश्चिम के देश हैं, खास तौर से अमेरिका, स्मिता, ये दूसरी तरह का शतरंज खेलते हैं। ये सऊदी अरब बहुत बड़ा है और पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये ईरान अगर निकल के आता है और ईरान जो है वेस्ट के साथ संबंध बनाता है और चीन से अपनी दूरी बना लेता है या रूस से दूरी बना लेता है, यही तो वो चाहेंगे, है ना? हुँ, तो इसलिए जो है इसको हम बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। अगर वहाँ सत्ता परिवर्तन का मतलब क्या है? सत्ता परिवर्तन में ऐसी सरकार आ जाए, वेनेजुएला की कहानी वहाँ नहीं चलेगी, लेकिन ऐसी सरकार आ जाए जिसको ये है कि ये कहे कि इज़राइल के अस्तित्व को हम स्वीकार ही नहीं करते, ऐसी बात ना करे, कट्टरवादी हुँ, ना हो और देशों के साथ संबंध रखने को तैयार हो और साथ-साथ अपना जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करे और अंदर जो भी वो करते हैं इस्लाम के नाम पे, वो करते रहें। वो तो तमाम देशों में होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है, वही सत्ता परिवर्तन की नज़र उनकी नज़र से होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम भारत के नज़रिए से अब देखते हैं, अगर ऐसे हालात कल को बन जाते हैं कि हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं, हम ईरान से हुँ, गैस खरीद सकते हैं और हम जाके वहाँ निवेश कर सकते हैं, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। यहाँ स्मिता हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कंपनी ओएनजीसी विदेश ने ईरान में जाकर के फरज़ात बी बहुत बड़ा गैस भंडार की खोज करी थी हमारे पैसे से, भारतीय पैसे से। हुँ, ईरान ने हमको वो देने से मना कर दिया। हमने उनसे एलएनजी की डील साइन करी थी 25 साल की डील साइन करी थी जिसमें ये और $30 बिलियन की डील थी कि हम उनसे लगातार 25 साल तक गैस खरीदेंगे। दे बैक्ड आउट। चाबहार हमने वहां बड़े चक्कर लगाए, जितना हम चाबहार को विकसित करना चाहते हैं, जितना उसमें निवेश करना चाहते हैं, वहां हमें कुछ दिक्कतें आती रही हैं। कभी वो किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ईरान इज अ डिफिकल्ट कस्टमर, डिप्लोमेसी में सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसके हुँ। बावजूद हमारे उनसे सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध है और ईरान बड़ा कंट्री है और बड़ा अच्छा उसका पोटेंशियल है और वहाँ एक रीजनल बैलेंस बना रहे, वो भी भारत के जी। हित में है और मुझे लगता है दुनिया के हित में है।
सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो सवाल है कि इस वक़्त हमारी रूस के साथ आखिर ऑयल इंपोर्ट्स किस पोज़ीशन पर है? हमें पता है कि रिडक्शन तो हुई हैं और एक डार्क शिपिंग रूट की भी बड़ी बात की जा रही है। क्या डार्क शिपिंग हो रही है? क्या प्राइवेट कंपनियाँ जो जिन पर सैंक्शन नहीं है उनके ज़रिए और क्या यूरोप भी कह रहा है कि भई वापस रूस से तेल खरीदना पड़ेगा अगर ये हालात बने तो? तो कहाँ देखिए अभी देखिए उस पे क्लैरिटी अगर दे दें आप? देखिए सर, कोई हमने कभी इस बात का ना तो ऑफिशियली कोई फैसला हुआ था कि हम रूस से तेल लेंगे और ना कोई ऐसा फैसला है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, है ना? तो हमारे यहाँ रूस से तेल तो आज भी आ रहा है। जो उन्होंने सैंक्शन 2 कंपनियों को करा, वो रोसनेफ्ट वहाँ की एक कंपनी है और ल्यूकोइल, उनको सैंक्शन किया कि आप उनसे नहीं ले सकते, है ना? बाकियों से तो जो है उनका तेल अगर उपलब्ध है तो, और तेल का कोई नेशनैलिटी तो होती नहीं है, अगर वो उसको आप खरीद लें और उसको बाद में बेचें तो उसकी जो पहचान है वो बदल जाती है। तो और अब जो आज के हालात बन रहे हैं, अगर मान लिया 15 दिन तक यही जंग चलता है, युद्ध चलता है, तो ज़ाहिर है हम रूस से ज़्यादा तेल खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? और देश भी खरीदेंगे। तो इसलिए देखिए, जो ये अर्थशास्त्र है, जो हमने ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन करी और रूस से तेल की सारी बातचीत थी, गुणा भाग करा गया। देखा गया कि ठीक है, अगर रूस से तेल थोड़ा कम करते हैं तो ट्रेड डील में क्या फ़ायदा होता है? कुल मिला के हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है। तो ये तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करो तो समझ में आ जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन रूस से तेल जो है वो आता रहेगा। उसकी मुख्य वजह ये है कि हमारी जो तेल की कंपनियाँ हैं, उन्होंने रूस के अंदर $18 बिलियन का निवेश कर रखा है। रूस के अंदर हुँ, तमाम तेल की जो कुएँ हैं, भंडार है, वो हमारे हैं। हमने उनको खरीदा है। हम अपना ही तेल लेके आएँगे। तो 18 बिलियन छोटी-मोटी रकम नहीं होती। रूस के अंदर तमाम जगह हमारा निवेश है। वो तो हमारा तेल है ना, क्योंकि वो तो हमारा पैसा है। इसी तरीके से रूस ने यहाँ पे जो है $12 बिलियन निवेश कर रखा है रिफाइनरी के अंदर। तो ये, और दूसरी उसपे देखिए सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो हमने पहली बार जाकर के रूस में निवेश किया, जिस फ़ील्ड में, उसका नाम है साखालिन 1, और वहाँ पे हमको हुँ, लेकर के कौन गया कि आइए वहाँ पे निवेश करते हैं। हमारा हाथ पकड़ के गई अमेरिका। अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबिल, वो हमको लेके गई थी। वही लेके गए थे और वही ऑपरेटर थे। हम आज वहाँ हैं, वो निकल गए। वो एक अलग कहानी है। तो इसलिए जो है हुँ, ये ऑयल पॉलिटिक्स होता है। तो इसलिए इसमें हम हुँ। रूस से तेल लेना, वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन रूस से तेल आता रहेगा। मेरा ये अपना मानना है। ठीक है, चलिए सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। हालात नाज़ुक बने हुए हैं, संजीदा बने हुए हैं, लेकिन जैसा एक पूरा तेल का एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, उस पर जो है सब अपने-अपने शतरंज के मोहरे इस वक़्त चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता। और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े आपका शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।